नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान ब्रेक्स के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं और इसमें भी ठीक वैसे ही 70 प्रश्न जीएस और 30 प्रश्न हिंदी के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात और जान लीजिए कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप जाइए प्ले स्टोर में और वहाँ से ज्ञान ब्रेक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और वहाँ पर बिहार दरोगा मेंस का फुल कोर्स होगा, उसको ले लीजिए और वहाँ से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। पहला प्रश्न है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। दिन और रात की अवधि जब बराबर होती है तो सूरज की किरणें कहाँ पर, कौन से जगह पर सीधी पड़ती है? तो आप ज्योग्राफी का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि सूर्य की किरणें लंबवत यानी कि स्ट्रेट में पड़ती है कहाँ, तो वो पड़ती है भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर। साल में 2 ही दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, इसे याद रखिएगा। और ये भूमध्य रेखा पर होता है, कहाँ? भूमध्य रेखा पर यानी कि विषुवत रेखा पर। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 का आंसर डी सही है, भूमध्य रेखा। दूसरा नंबर है किल नहर जिन्हें जोड़ती है। किल नहर किनको किनको जोड़ती है? देखिए, किल नहर याद रखेंगे दोस्तों, एक उत्तरी सागर है और दूसरा बाल्टिक सागर है। आप देखेंगे जर्मनी के नज़दीक में, यूरोप में उत्तरी सागर है और बाल्टिक सागर है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है और किल नहर कहाँ पड़ती है? जर्मनी में पड़ती है। तो आंसर यहाँ पर 2 का हो जाएगा ए, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। तीसरा प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? देखिए दोस्तों, चैनल का मतलब होता है सकरा रास्ता, और ये रास्ता जो है 10 डिग्री पर ये 2 आइलैंड्स को अलग करता है और 2 जलीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है। तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। लिटिल अंडमान यानी कि छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में, तो अंडमान निकोबार भी बोल सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 3 का ए, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अगला है 4 नंबर। 4 नंबर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। हरमुज जल संधि, हरमुज स्ट्रेट जो है वो कहाँ पर स्थित है, मतलब किसके किसके बीच है? देखिए, हरमुज जल संधि जो है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। आप देखेंगे तो फारस और ओमान, एशिया के एरिया में, ईरान के बगल में फारस और ओमान के बीच में एक वहाँ पर जल संधि मिलेगी, इसका नाम है हरमुज जल संधि। आगे देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर है कि वायुमंडल में मध्य मंडल किन 2 मंडलों के बीच पाया जाता है? देखिए, मैं ज़्यादा इसमें नहीं बता रहा हूँ इसलिए कि मैं पढ़ा चुका हूँ, और आप लोग देख लीजिएगा कि जो मैं एटमॉस्फेयर पढ़ाया हूँ, वायुमंडल, उसमें सारे परतों के बारे में मैंने पढ़ाया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, इसके बारे में बताया हूँ। तो ये पूछ रहा है कि वायुमंडल में मध्य मंडल किन 2 मंडल के बीच में पाया जाता है? तो देखिए, मध्य मंडल सबसे बीच में है और उसके नीचे है समताप मंडल, उसके ऊपर है आयन मंडल, यानी कि मध्य मंडल समताप मंडल और आयन मंडल के बीच स्थित है। आंसर हो जाएगा 5 का बी। अगला है 6 नंबर। किस महाद्वीप को द्वीपीय महादेश कहा जाता है? मतलब कहने का ये है कि उस महादेश का नाम बताइए जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तभी तो द्वीप कहलाएगा और द्वीपीय महादेश कहलाएगा। तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, कौन सा महादेश है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महादेश भी कहा जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 7 नंबर। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? आप देखेंगे, मैंने हाल ही में करंट अफेयर्स पढ़ाया था, उसमें बताया था कि एक तरफ आप देखेंगे कि एक तरफ अमेरिका है, दूसरे तरफ यूरोप है, एक तरफ दक्षिण अमेरिका है और दूसरे तरफ अफ्रीका है। बीच में पड़ता है अटलांटिक महासागर। कौन पड़ता है? अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर बड़ा ही व्यस्त है, मतलब ट्रेड के मामले में, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के बीच में बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता है, और एक तरफ से अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच में भी, तो बड़ा ही व्यस्त माना जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर 7 का ए बिल्कुल सही है। 8 नंबर देखते हैं।
8 नंबर है कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली जो नहर है वो मैं बता रहा हूं कि आप जानते होंगे कि एक नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है तो ऊपर का हिस्सा अलग हो जाता है और नीचे का हिस्सा अलग हो जाता है। नीचे हो जाता है अफ्रीका, ऊपरी हिस्सा में यूरोप और एशिया आ जाते हैं। तो एशिया और अफ्रीका को अलग करने का काम करती है स्वेज नहर, जो मिस्र में स्थित है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 का बी, स्वेज नहर 8 का बी सही है। 9 नंबर देखेंगे, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी है। देखिए दोस्तों, समाज सुधारक का नाम आपको बताना है इसमें, तो इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो व्यू था, जो उनका तरीका था समाज को बदलने का, और वो जिस तरीके से धर्म सम्मेलन में भाग लेते थे और अपने धर्म के बारे में बताते थे, ठीक वैसा ही थोड़ी बहुत जो विचार है वो किनसे मिलता जुलता है, तो राजा राम मोहन राय से। तो ये लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद द्वारा, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा 9 का ए सही है। अगला है 10 नंबर, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किस का विरोध नहीं किया। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय बाल विवाह का विरोध करते थे। राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे कल्चर को बदलना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि हिंदू धर्म में जितनी भी बुराइयां हैं उनको निकालने का एक ही तरीका है कि हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाएं, इंग्लिश को भी अपनाएं। मतलब कहने का है कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसको फॉलो करें, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा, इन सब का वो विरोध करते थे, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं करते थे। ऑप्शन डी में दिया हुआ है पाश्चात्य शिक्षा, तो आंसर हो जाएगा डी, पाश्चात्य शिक्षा। मतलब वेस्टर्न एजुकेशन को, वो पाश्चात्य शिक्षा को कभी उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो कहते थे कि जो हिंदू धर्म में बुराइयां हैं उनको समाप्त करने का एक ही तरीका है कि आप पाश्चात्य शिक्षा को अपनाइए, क्योंकि वो वेल डेवलप्ड है। तो आंसर 10 का डी बिल्कुल सही है। 11 नंबर देखेंगे, 11 है कि प्रथना समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए दोस्तों, प्रथना समाज 1867 में बनाया गया था। समझिए कि ये बाद में ब्रह्म समाज को ही टूट कर बना है। ब्रह्म समाज से ही टूटने के बाद 1867 में ये बना है। तो ये थे महादेव गोविंद रनाडे, और इसमें एक और व्यक्ति आते हैं बाद में, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग याद रखिएगा, लेकिन इसमें आंसर होगा महादेव गोविंद रनाडे। आंसर डी बिल्कुल सही है। तो इनका मुख्य भूमिका था। अगला है 12 नंबर, 12 है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मार्टिन लूथर के बारे में आप लोग जानते होंगे, अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है मार्टिन लूथर को। तो भारत में मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। भारत में मार्टिन लूथर कहा जाता है, ये कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। किसको कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को। और इन्होंने वैसा ही कार्य किया था भारत में, आर्य समाज का स्थापना करके। तो कुछ सिद्धांत मिलते जुलते थे, इसीलिए आंसर 12 का ए बिल्कुल सही है। 13 नंबर देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा 13 का डी। अगला है 14 नंबर। 14 नंबर है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। यह भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि ये नाम किनको दिया गया है, वो नाम किनको दिया गया है। तो इसे ध्यान में रखना है। जैसे लोक के मान के नाम से किसे जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को, वैसे ही लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख। तो ये महाराष्ट्र के थे, नहीं याद रखिएगा। महाराष्ट्र में इन्होंने समाज सुधार के बारे में आंदोलन शुरू किया था। आंसर यहाँ पर डी सही है 14 का। अगला है 15, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अद्वैतवाद के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो गुरु शंकराचार्य थे। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि रामानुजाचार्य जो है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है विशिष्ट द्वैतवाद। किससे, विशिष्ट द्वैतवाद। तो आंसर हो जाएगा 15 का सी। 16 नंबर है, असम एवं कूच बिहार। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया। देखिए, असम और बिहार में वैष्णव धर्म का प्रचार करने का काम किए थे शंकरदेव। कौन किए थे, शंकरदेव। तो याद रखिएगा, आंसर 16 का सी बिल्कुल सही है। 17 नंबर देखेंगे,
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? देखिए दोस्तों, डिपेंड करता है, अगर क्षेत्र पूछा जाए तो क्षेत्र के हिसाब से आप बताएंगे, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, लेकिन यहाँ पर संतों का नाम दिया गया है। कौन से संतों द्वारा? अलवार संत सूरदास द्वारा, सूफी संतों द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत वैष्णव धर्म के जो अनुयायी थे अलवार संतों द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे उनके द्वारा, अलवार संत द्वारा। आंसर 17 का ये बिल्कुल सही है। 18 नंबर है कि दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? देखिए दोस्तों, दस्तार बंदान जो थे, मेडाइवल हिस्ट्री में आपको मिलेगा, ये कहलाते थे उलेमा। कौन? उलेमा कहलाते थे। उलेमा का क्या होते थे कि मुस्लिम धर्म में जो शिक्षा का सबसे बड़ा, शिक्षा देने वाले का सबसे जो बड़ा पद होता था उनको उलेमा कहा जाता था। वो कहने का मतलब ये है कि एक जैसे होता है ना कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम के रूप में चेंज करना चाहते थे, तो यही है दस्तार बंदान। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम बताइए। मतलब किताब उल हिंद जो लिखा गया है, इसका रचना जो किया गया है, ये इसके लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, इसके लेखक है अल-बरूनी। इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किताबुल हिंद और एक और इसे हिंदी में बोला जाता है भारत की खोज, तो याद रखना है। तहकीके हिंद भी कहा जाता है, तहकीके हिंद, तो इन्होंने लिखा था अल-बरूनी। 19 का आंसर सी सही है। 20 नंबर, सर्किस सुल्तान के शासनकाल में निम्न आस्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? सर्किस सुल्तानों में देखिए, पूर्व का सिराज उस समय कहा जाता था जौनपुर को। अभी भी कभी कभी पूछा जाता है कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। याद रखिएगा, आंसर 20 का सी बिल्कुल सही है। 21 नंबर है, होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? होयसल वंश था, होयसल जो वंश थे, होयसलों की राजधानी थी द्वार समुद्र। कहाँ थी? द्वार समुद्र। बहुत बार पूछा गया है। होयसलों की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। और इनका जो स्मारक पाए गए हैं वो हेलीबीड और बेलूर में पाए गए हैं, कर्नाटक में हेलीबीड और बेलूर में। आंसर हो जाएगा 21 का बी। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो राजपूतों के काल में जौहर प्रथा की शुरुआत हुई थी, लेकिन अगर जनरली देखा जाए, अगर एरन अभिलेख को हटा दिया जाए, स्कंद गुप्त के एरन अभिलेख को, तो यहाँ पर सती प्रथा का भी शुरुआत इन्हीं के समय में हुई, बाल विवाह की शुरुआत भी इन्हीं के समय में हुई, और जौहर प्रथा की शुरुआत भी इन्हीं के समय में हुई। तो यहाँ पर तीनों आप लगा सकते हैं, सती प्रथा, बाल विवाह और जौहर प्रथा। लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछेगा तो वहाँ पर जौहर प्रथा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीधे बोला है कि किस प्रथा की शुरुआत हुई है, तो तीनों प्रथा हो जाएगा। आंसर डी में कर लीजिएगा, इनमें से सभी। अगला है 23 नंबर, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? देखिए, चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो बनाया गया था राणा कुंभा द्वारा। तो राणा कुंभा याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा 23 का ए। चित्तौड़ का किला किसके द्वारा बनाया गया था? चित्तौड़गढ़ का किला तो राणा कुंभा के द्वारा। अगला है 24 नंबर, मौलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मौलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। मौलिंग नेशनल पार्क बहुत ही पुराना है, ये 1947 में ही बनाया गया था। तो ये समझिए कि भारत में लगभग सबसे पुराना तो नहीं है, लेकिन पुराने नेशनल पार्क में से पुराना है ये, और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आंसर 24 का बी बिल्कुल सही है। अगला है 25 नंबर, 25 है कि किस अभिलेख में अलाउद्दीन की तुलना देवता से की गई है? देखिए दोस्तों, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में तो आंसर मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि दिल्ली और जौनपुर इलाहाबाद में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में मैं जानता हूँ। इलाहाबाद, जौनपुर, दिल्ली में इनको नहीं कहा गया है, इनकी तुलना देवता से नहीं की गई है। लेकिन अलाउद्दीन की तुलना जोधपुर वाले अभिलेख में हो सकता है कि किया गया हो। एक बार इसे देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से आंसर 25 का ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। 26 नंबर है, भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें लोकपाल विधेयक को पारित किया गया था? देखिए, पहली बार का बात कर रहा है, वर्तमान में नहीं, पहली बार में लोकपाल विधेयक पारित किया गया था उड़ीसा में, लेकिन अमल में नहीं आया था, अमल में नहीं लाया गया था उसे। लेकिन बाद में, अभी हाल ही में लोकपाल आने के बाद पहली बार पारित किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पारित किया गया है? महाराष्ट्र में, और लागू भी किया गया है।
तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 26 का ए महाराष्ट्र। अगला है 27 नंबर, कोई विधानसभा उम्मीदवार अपनी जमानत खो देता है। अच्छा एक बात, लोकपाल क्या है? लोकपाल एक अध्यक्ष होते हैं, मतलब कहने का है कि लोकपाल एक पद होता है जो ऐसा लाया गया विधेयक कि इसमें इसके अनुसार चपरासी से लेकर के पूरे प्रधानमंत्री तक को जांच के दायरे में लाया जा सकता है, ये लोकपाल का मतलब है। अब यहाँ पर 27 नंबर है, कोई विधानसभा उम्मीदवार अपनी जमानत खो देता है। तो जमानत कब खो देगा? मतलब कहा जाता है ना कि उस उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई। इसका मतलब क्या कि वो जितना टर्म्स कंडीशन में वोट का मात्रा रखा गया था कि इतना वोट आपको लाना है, वो नहीं ला पाए, तो उनका जमानत भी जब्त कर लिया जाता है। तो कोई विधानसभा उम्मीदवार अपनी जमानत कब खो देता है? जब वह वैध मतों का न्यूनतम 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है। मतलब जितना भी वैध मत पड़ा है टोटल वोट, उनका 1/6 प्राप्त करना जरूरी होता है। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। अगला है 28 नंबर, एलएसी भारत के किस भाग में स्थित है? देखिए दोस्तों, अगर इंडिया को देखेंगे आप, इंडिया को, तो ये देखिए ये यहां पर पड़ता है, ये जो एरिया है ये पड़ता है आपका पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है ये, और एलओसी के नाम से जाना जाता है, ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन यहाँ पर ये जो हिस्सा आप देखेंगे ये हिस्सा पड़ता है एलएसी। क्या बोलते हैं? एलएसी। एलएसी का मतलब क्या? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना से लगा हुआ है। तो ये चाइना से लगा हुआ है, तो ये भारत के पूर्वी हिस्से में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? ये भारत जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है, और ये पश्चिमी हिस्से में है। मतलब एलओसी पश्चिमी हिस्से में पड़ता है और एलएसी कहाँ पड़ता है? पूर्वी हिस्से में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28 का ए, पूर्व। 29 नंबर है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को बोलते हैं ओलेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर। याद रखना है, आंसर हो जाएगा 29 का सी। 30 नंबर है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। किस चीज की मात्रा बढ़ाई जाती है? स्टील को और कठोर करना है तो किस चीज की मात्रा बढ़ाई जाएगी? कार्बन की। देखिए दोस्तों, कार्बन की मात्रा स्टील में या लोहे में आप जितना भी ज्यादा बढ़ाएंगे वो उतना ज्यादा कठोर हो जाएगा कि एक कठोरता इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो तुरंत टूट जाएगा। मतलब लचीला बनाने के लिए कार्बन की मात्रा कम रखा जाता है, लेकिन कठोर का बात पूछ रहा है तो कार्बन की मात्रा ज्यादा होगा। आंसर 30 का ये सही है। 31 नंबर, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? अस्थि मतलब हड्डी होता है, और दांत, हड्डी और दांत में जानते हैं आप लोग कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा 31 का बी, बिल्कुल सही है। 32 नंबर, अल्कोहल के निर्वेशन के लिए निम्नलिखित में से मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? देखिए मतलब अल्कोहल से जो डैमेज होता है आपके शरीर में, जो प्रभावित होता है अंग, वो कौन सा है? तो देखिए वो होता है लीवर। कौन होता है? लीवर। मतलब अल्कोहल अगर आप ज़्यादा पीते हैं, शराब अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं आप, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका लीवर सबसे पहले डैमेज होगा। तो आंसर यहाँ पर 32 का सी बिल्कुल सही है। मतलब मानव के ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, और सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाए तो अंग हो जाएगा आपका त्वचा, और दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है लीवर, और सबसे बड़ी ग्रंथि भी लीवर होती है। अगला है 33 नंबर। 33 है कि निम्न ताप पर सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यांक समान होता है। मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पैमाने पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप आपस में बराबर होते हैं? देखिए आपको बराबर करने का फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ कि इस पे रख के आप कोई भी निकाल सकते हैं। F-32/9 बराबर C/5। अब एक काम करिएगा कि F बराबर -40 रख लीजिएगा और C बराबर -40 रख लीजिएगा। दोनों मतलब ये जो इक्वेशन है वो बराबर आ जाएगा, और बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या कि ये बराबर है, मतलब -40 पे सही है। -40 होता है, आप चेक कर लेंगे। 33 का आंसर बी बिल्कुल सही है। अगला है 34 नंबर, वायुयान के टायरों में भरने में निम्न में कौन सा प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है, लेकिन अभी फिलहाल में भरा जा रहा है क्या? नाइट्रोजन। क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि अक्रिय गैसों के जगह पे आप नाइट्रोजन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे बोलता कि वायुयान में हीलियम के जगह वायुयान के टायरों में हीलियम की जगह किस गैस का प्रयोग किया जा रहा है, तो नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सीधे कि भरने में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा हीलियम।
आंसर सी बिल्कुल सही है 34 का। अगला है 35, बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि बराक नदी मिजोरम और मणिपुर होते हुए निकलती है। मिजोरम मणिपुर होकर के आती है, मतलब मणिपुर से निकलती है, मिजोरम होते हुए प्रवेश करती है बांग्लादेश में। गंगा नदी भी जाती है और वहाँ पे कहलाती है पद्मा। और एक और नदी आती है मेघना, तो मेघना नदी बराक के साथ और इनके साथ मिल करके वहाँ पर एक संयुक्त धारा बनाती है जिसको बोलते हैं मेघना धारा। तो वही है यहाँ पर, मणिपुर और मिजोरम राज्य से होकर बहती है। 36, ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन है? देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन का आविष्कार किया था जोसेफ प्रिस्टले, याद रखिएगा, जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। तो आंसर 36 का सी बिल्कुल सही है, प्रिस्टले। अगला है 37, भारत का पहला जीवमंडल निश्चय कौन सा है? जीवमंडल कहने का मतलब बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए दोस्तों, दो चीज याद रखिएगा कि भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है नीलगिरी। कौन है? नीलगिरी, जो 1986 में स्थापित किया गया था। लेकिन भारत का सबसे बड़ा, अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी। कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। तो यहां पर पूछ रहा है कि पहला जीव कौन सा है, तो नीलगिरी हो जाएगा। 37 का ए, 37 का ए नीलगिरी। 38 नंबर है कि विषाणु की खोज किसने किया था? देखिए दोस्तों, विषाणु का खोज किया था इवान विस्की वैज्ञानिक ने 1892 में। कब किया था? 1892 में इवान विस्की, ये रसिया के वैज्ञानिक थे। इन्होंने तंबाकू के पौधे में जो मोजेक रोग हो जाता है, मोजेक नामक रोग से तंबाकू के में एक वायरस लग जाने से मोजेक रोग से ही इसकी खोज किया गया था, वायरस का। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। 38 का आंसर ए सही है। 39 नंबर, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, दो चीज याद रखिएगा। एक याद रखेंगे फादर ऑफ मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान का जनक। तो चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। लेकिन अगर इसमें पूछा है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। तो याद रखिएगा, आंसर 39 का डी बिल्कुल सही है। अगला है 40 नंबर, वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? देखिए दोस्तों, वायरस से फैलने वाला रोग मैं बता दे रहा हूं, आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। वायरस से कौन कौन सा रोग होता है, आप याद रखेंगे। देखिए, एक लिंक यहां पे मैं लिखा हूं, एक लिंक है यहां पर, ए राजू मत चख ई पोलियो है। ए से एड्स, रैबीज, जुकाम, मत्सिक जवर, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो और हर्पिस, ये सभी बीमारी किससे होते हैं? ये सभी वायरस से होते हैं। एड्स, रैबीज, जुकाम, मत्सिक जवर, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो और हर्पिस। तो ए राजू मत चख ई पोलियो है, ऐसे याद रखिएगा। अगला है, हाँ, तो इसमें आंसर हो जाएगा 40 का डी, सभी। 41 नंबर देखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपी, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा 41 का बी। अगला है 42 नंबर, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण जो है वो होता है लाल अस्थिमज्जा, रेड बोन मैरो में होता है। आंसर यहां पर हो जाएगा 42 का बी। 43 नंबर, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है। देखिए दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, इससे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे ग्रंथियों को क्या करता है? कंट्रोल करने का भी काम करता है। तो ये एक मास्टर ग्रंथि है और ये मस्तिष्क में पाई जाती है और अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा 43 का बी, मस्तिष्क। अगला है 44 है कि भारतवर्ष का नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? देखिए दोस्तों, नून माटी तेल शोधक कारखाना जो है ये पड़ता है असम में, इसे याद रखिएगा। और वहीं से पाइपलाइन भी निकाला गया है असम से बिहार होते हुए बरौनी तक। तो ये तेल शोधक कारखाना है जो असम में पड़ता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 44 का आंसर बी बिल्कुल सही है। अगला है 45, टाइफाइड बीमारी फैलती है। टाइफाइड बीमारी, ये पिछली बार बिहार असाइनमेंट्स में पूछा गया था कि टाइफाइड बीमारी कैसे होती है। ये होती है पानी या खाद्य पदार्थ, गंदे खाद्य पदार्थ या पानी जो आप स्वच्छ नहीं पीते हैं, उसे टाइफाइड की बीमारी होती है। टाइफाइड को मियादी भी कहा जाता है। आगे है 46, आंसर हो जाएगा 45 का सी। 46 नंबर है,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत में अवक्षय हो गया, ओजोन परत में एक छिद्र मिला था अंटार्कटिका में 1985 में, उसी को मतलब देखते हुए 1987 में एक बैठक बुलाई गई थी मॉन्ट्रियल कनाडा में, और मॉन्ट्रियल कनाडा में ओजोन परत के बारे में ही सब कुछ किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 46 का ए। 47 नंबर है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? देखिए दोस्तों, शिशु मृत्यु दर हो या कोई भी मृत्यु दर हो, वहीं पर कम होगी जहां पर मेडिकल फैसिलिटी सबसे बढ़िया होगी। हमारे राज्य में प्रति व्यक्ति आय और एचडीआई के मामले में आगे है केरल, और केरल में ये मृत्यु दर जो है, शिशु मृत्यु दर वो बहुत ही कम है। और वहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 47 का ए। 48 नंबर है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तिलहन में उत्पादन क्यों हुआ? कौन सी क्रांति चलाई गई? देखिए दोस्तों, तिलहन में उत्पादन होने का मुख्य कारण है पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। 48 का आंसर बी सही है। 49 नंबर, निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखिए दोस्तों, रिजर्व बैंक का कार्य क्या नहीं है? विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण करना, मतलब विदेशी में जो हमारे देश से दूसरे देशों का एक्सचेंज होता है उसका भंडार करना, ये तो उसका काम है। जनता से प्राप्त जमा पर ब्याज देना, ये उसका काम नहीं है। बाकी करेंसी जारी करना इसका काम है, नगद आरक्षण का संरक्षण, तो ये सब उसका काम है। लेकिन जनता से प्राप्त जमा पर ब्याज देना ये सब बैंकों का काम होता है, आरबीआई का काम नहीं है। आंसर हो जाएगा 49 का बी। 50 नंबर है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? मतलब पब्लिक सेक्टर की कौन सी कंपनी है जो महारत्न नहीं है? भेल, गेल, सेल और बीएसएनएल। तो दोस्तों बीएसएनएल जो है वो महारत्न नहीं है। आंसर हो जाएगा 50 का सी। 51 है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? देखिए दोस्तों, ताजमहल जो बनाया गया है वो मकराना के संगमरमर पत्थर से बनाया गया है, और वो मकराना से ही लाया गया था, तो सफ़ेद संगमरमर वहीं से लाया गया था। 51 का आंसर सी बिल्कुल सही है। 52 नंबर है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देखिए दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मानसीराम मेघालय में। पूरे विश्व में अगर ऐसे क्षेत्र का बात किया जाए कि किस क्षेत्र में होती है, तो आपको बताना होगा अमेजोन के जंगल में, अमेजोन बेसिन में, मतलब अमेजोन के नदी के चारों तरफ जो जंगल है, अमेजोन जंगल, वहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी का सेंटर माना जाता है वो। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 52 का बी, अमेजोन बेसिन। 53 है कि बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? देखिए दोस्तों, हाल ही में अभी बिनसर जंगल में आग लग गई थी, तो ये बिनसर जंगल थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। बिनसर जंगल पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 53 का डी। अगला है 54 नंबर, भारत की सबसे तेज गति से रेल ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली इंजन लेस ट्रेन है, मतलब इंजन इसमें नहीं है, अलग से इंजन जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसी में इंजन भी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी तेज चलने वाली ट्रेन है जो इंजन लेस है, इंजन नहीं है इसमें, और ये पहली बार दिल्ली से बनारस के बीच में चलाई गई। इसका नाम रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या रखा गया? वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आंसर हो जाएगा 54 का बी। 55 नंबर है, छतबीड़ जू किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, छतबीड़ जू जो है, चिड़ियाघर है, ये पड़ता है पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। तो याद रखिएगा, छतबीड़ जू पड़ता है पंजाब में। अगला है 56, माउंट एवरेस्ट की चोटी की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतरोही बिछेंद्री पाल। ये तो पॉइंट याद ही रखना है, बिछेंद्री पाल। कौन से पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है? बिछेंद्री पाल को इस बार कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है? तो याद रखिएगा कि तीसरा भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्म विभूषण। तो उनको पद्म विभूषण के लिए नामित किया गया है। आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण तो नहीं, पद्म विभूषण नहीं होगा, यहां पर पद्म भूषण ही होगा, क्योंकि पद्म विभूषण पुरस्कार दूसरा है। पहला है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण। तो तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार यहां पर दिया जा रहा है पद्म भूषण। आंसर हो जाएगा डी। 56 का आंसर डी सही है। 57, किस झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार मिला था? देखिए दोस्तों, अब की बार जो 26 जनवरी को
गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसमें अलग अलग राज्य से अलग अलग झांकियां गई थी। इस झांकी में इस परेड में किसान गांधी नामक झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 57 का ए सही है। 58, हाल ही में भारत के किस पूर्व रक्षा मंत्री का निधन हो गया? देखिए दोस्तों, हमारे ये रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पूर्व रक्षा मंत्री का निधन हो गया है जॉर्ज फर्नांडिस का। अगला है 59 नंबर, दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किसने किया? देखिए दोस्तों, गांधी जी जहां से नमक सत्याग्रह का शुरुआत किए थे, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वहां पर नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया है। तो आंसर हो जाएगा 59 का सी बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी। 60 नंबर है कि निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? गतिज ऊर्जा कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसमें नहीं होती है? चलती हुई गोली में। गोली अगर कोई चली है तो उसमें तो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा। बहता हुआ पानी, उसमें भी गतिज ऊर्जा है क्योंकि गति है उसमें। चलता हुआ हथौड़ा, इसमें भी है गतिज ऊर्जा। खींचा हुआ धनुष, धनुष का डोरी अगर खींच कर रख दिया गया है तो उसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। तो आंसर यहाँ पर 60 का डी बिल्कुल सही है। अगला है 61, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? देखिए दोस्तों, अम्ल जो है हमारे पेट में वो जीवाणुओं को नाश करता है, बड़ा ही खतरनाक है। 2.4 होता है उसका जो अम्ल रेट होता है वो, तो मतलब वो एसिटिक होता है, इसीलिए वो जीवाणुओं को मारने में सक्षम होता है और हमारे भोजन को अम्लीय बनाने में कार्य करता है। तो इसमें HCl जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर हो जाएगा 61 का बी। 62 नंबर है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने का समय अवधि क्या हो जाता है? देखिए दोस्तों, जो लोलक होता है उसका आवर्त काल जो होता है, जैसे ये है, ये मान लीजिए लोलक है, तो यहाँ से यहाँ ये जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं आवर्त काल, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अगर लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, अगर L को 4 गुना कर दिया जाए और G तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि 9.8 ही होता है, तो ये L 4 गुना कर दिया जाए, मतलब 1 है, ये 4 गुना कर दिया जाए, तो T इनके साथ डायरेक्टली है और इनके साथ इन्वर्सली है, मतलब T बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब क्या होता है देखिए कि अगर लंबाई बढ़ जाएगा, ये थोड़ा सा देखिए आप कि अगर लंबाई इसका बढ़ जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि कम लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ जाने में टाइम इनको ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा तो ये क्या हो जाएगा कि वहाँ पर टाइम पीरियड यहाँ पर बढ़ा देंगे, मतलब टी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि झूलने की समय अवधि क्या होगी? अब यहाँ पर देखिए ये रूट में है ना, तो रूट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब ये जितना होगा उतना टी भी होगा, मतलब ये एल अगर ये 4 है रूट में तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो ये दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुना हो जाता है। 62 का ए बिल्कुल सही है। 63 नंबर 63 है कि यदि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक ठहरता है तो वो किस दिशा में इंगित करता है? तो अगर देखिए चुंबक अगर स्वतंत्र रूप में लटक जाता है तो वो उत्तर और दक्षिण को दर्शाता है। किसको? उत्तर और दक्षिण को। तो आंसर हो जाएगा 63 का सी बिल्कुल सही है। 64 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमाने में सम्मिलित होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाने में, प्लास्टर पेरिस जो होता है उसको जमाने के लिए क्या किया जाता है? तो उसको निर्जलीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्जलीकरण किया जाता है। तो आंसर इसको याद रखिएगा, आंसर 64 का ए बिल्कुल सही है। अगला है 65। अरे प्लास्टर पेरिस को आप देखते होंगे कि एक गर्म वाष्प का प्रेशर लगाया जाता है उस पर ताकि वो जल्दी से सूख जाए निर्जलीकरण में। अगला है 65 नंबर, टाइटैनिक फिल्म की अभिनेत्री कौन थी? देखिए दोस्तों, टाइटैनिक फिल्म की अभिनेत्री थी, याद रखिएगा, कैट विंसलेट। कौन थी? कैट विंसलेट। तो आंसर हो जाएगा 65 का सी, कैट विंसलेट। 66 है, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर को माना गया है और वो वहाँ से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया गया है
उसी रेखा से पूरे विश्व का टाइम निर्धारित किया गया है। तो वहां पर अगर आप देखिए, अगर आप पूरा जियोग्राफी नहीं पढ़े अभी तक, तो पूरा जियोग्राफी पढ़ने के लिए आप ज्ञान वृक्ष या जेपी टारगेट स्टडी सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर। वहां पर आपको पूरा वीडियो मिलेगा जियोग्राफी का, पूरा वहां पर देख लीजिएगा। ये सारा वीडियो पड़ा हुआ है कि टाइम कैसे निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यूके में, यूके के ग्रीनविच में, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहीं पर सेट किया गया है इसे। तो ग्रीनविच में आंसर 66 का बी बिल्कुल सही है। 67, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है। देखिए दो याद रखिएगा, रेशम के कीड़ों का जो पालन होता है वो कहलाता है सेरीकल्चर, और मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। मत्स्य पालन को बोलते हैं पीसीकल्चर। तो ये सब याद रखिएगा। अगला है 68, आइजोल कहाँ की राजधानी है। आसान क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। आइजोल कहाँ की राजधानी है, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। याद रखिएगा, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। याद क्या रखना है, याद तो होगा ही। 69 नंबर देखेंगे, बड़ी लाइन की गाड़ी है नीलगिरी एक्सप्रेस। बड़ी लाइन जो होता है ना, 3 प्रकार की लाइन होती है, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और एक होता है मीटर गेज। तो ब्रॉड गेज जो होता है 1.67 होता है मीटर, और नैरो गेज जो होता है वो होता है 0.61 मीटर, और एक होता है 1 मीटर की मीटर गेज। तो ये बड़ी लाइन की बोल रहा है। बड़ी लाइन की जो नीलगिरी एक्सप्रेस है वो किसके किसके बीच चलती है, तो ये चेन्नई और मोटा पालोथन के बीच चलती है। चेन्नई और मोटा पालोथन के बीच चलती है। आंसर 69 का बी बिल्कुल सही है। तो इसमें कह रहा है कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है। देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। याद रखिएगा, दक्षिणी अंडमान में पूछा जाता है। तो 70 का आंसर बी सही है। अब यहाँ से हिंदी शुरू होती है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। हिंदी है, हिंदी में है कि संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद में बोल रहा है कि गीतावली, गीतावली का संधि विच्छेद क्या है। गीतावली का संधि विच्छेद होता है गीत जोड़ अवली। क्या होता है, गीत जोड़ अवली। तो ध्यान में रखिएगा, गीत जोड़ अवली। अगला है गीतांजलि। तो गीतांजलि में इसको संधि विच्छेद करेंगे आप, तो इसमें निकलेगा गीत जोड़ अंजलि। क्या निकलेगा, गीत जोड़ अंजलि। तो 72 का आंसर ए बिल्कुल सही है, गीत जोड़ अंजलि। 73 है परमार्थ। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है, परमार्थ का संधि विच्छेद है परम, परम जोड़ अर्थ। क्या है, परम जोड़ अर्थ। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 73 का सी, परम जोड़ अर्थ। 74 है ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। ब्रज भाषा का विकास हुआ है सौरसैनी से। किससे हुआ है, सौरसैनी उपखंड है भाषाओं का, तो वहां से हुआ है। 74 का आंसर सी बिल्कुल सही है, ब्रज भाषा का विकास सौरसैनी से हुआ है। अगला है खड़ी बोली। 75 नंबर, खड़ी बोली हिंदी का पूर्व है, पूर्व रूप है। खड़ी बोली हिंदी के पूर्व रूप किसका पूर्व रूप है, तो ये है अवहट का, अवहट का ही पूर्व रूप है ये। आंसर हो जाएगा 85 का बी, अवहट। अगला है 76, हिंदी की विशेष ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशेष ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो ये है काव्य भाषा के रूप में। किस भाषा के रूप में प्रसिद्ध है ब्रज भाषा, तो काव्य भाषा के रूप में। 76 का आंसर सी बिल्कुल सही है। अगला 77, अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठ रूप दृष्टिगोचर होता है। यहां पर बोल रहा है कि अमीर खुसरो के जो काव्य हैं उसमें कौन सा भाषा दिखता है, तो अमीर खुसरो में दिखता है ब्रज भाषा। कौन सा दिखता है, ब्रज भाषा। तो आंसर हो जाएगा 77 का ए। 78 है किसके शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई थी। ऐसे तो ब्रज भाषा पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका विकास, सबसे ज़्यादा इसका विस्तार जो हुआ है वो हुआ है किसके समय में, अकबर के समय में। आंसर हो जाएगा 78 का ए, अकबर। 79 है कि शुद्ध रूप का चयन करें। शुद्ध रूप का चयन करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा आजकल बहुत महंगाई है। महंगाई तो सही है, यहाँ पर आजकल बहुत महंगाई है, ये तो सही बोला जाता है। आजकल भारी महंगाई है। भारी महंगाई क्या होता है, भारी तो चीज़ें होती हैं कि ये 2.5 किलो वो 2 किलो है, महंगाई कैसे हो जाएगा। आजकल महंगाई भारी है, आजकल महंगाई बड़ा है, ये सब तो गलत है। आजकल बहुत महंगाई है, ये सही है। शुद्ध करने के लिए 2-3 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। 80 नंबर है निम्न वाक्य में गलती बताएं। सेवा हमारा कर्तव्य है।
सेवा करना हमारा कर्तव्य है। देखिए सेवा करना ही गलत है। सेवा का मतलब ये होता है कि कर रहे हैं आप, सेवा हमारा कर्तव्य है, सेवा हमारा कर्तव्य है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। त्रुटि है भाई, इसमें त्रुटि है। अगला है 81 से 85 के बीच में। 81 से 85 के बीच में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 81 नंबर है कि वर्षा होगी तो डैश होगी। वर्षा होगी तो क्या होगी? वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। क्या होगी? फसल अच्छी होगी। तो आंसर यहाँ पर 81 का बी बिल्कुल सही है। 82 नंबर, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक राज्य भाषा होती है। राष्ट्रभाषा नहीं, राज्य भाषा होती है। प्रत्येक राष्ट्र की एक अपनी राज्य भाषा होती है। आंसर डी सही है, राजभाषा होती है। अगला है 83 है कि अनुज के गलतियों पर कौन ध्यान नहीं देते हैं? डैश ध्यान नहीं देते हैं। अनुज के गलतियों पर उनके बड़े ध्यान नहीं देते हैं। बड़े ध्यान मतलब अग्रज, तो यहाँ पर अग्रज ध्यान नहीं देते हैं। आंसर हो जाएगा 83 का सी। 84 है कि दिए पर पतंगा आया, उससे मैंने डैश सीखा। दिया जल रहा था तो दिए पर कोई पतंगा आ गया और घूमने लगा उसके चारों तरफ, इसका मतलब उनके बीच प्रेम है। तो मतलब प्रकाश और उसके बीच में प्रेम है, यही मैंने प्रेम सीखा। तो आंसर 84 का डी बिल्कुल सही है। 85, अब तक इतनी यूं ही कटी, अब क्या सीखे नौ। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये किस प्रकार का स्टेटमेंट है? देखिए दोस्तों, सपाटी, घरघाटी, उपघाटी, परिपाटी ये होते हैं। इस तरीके के जो कोट्स लिखे जाते हैं। अब तक इतनी यूं ही काटी, अब क्या सीखे नौ। तो ये है परिपाटी। क्या है? ये है परिपाटी। इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखिए ये पिछली बार एसआई में नहीं पूछा गया था। मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी आएगा, ऐसे ही मैंने बता दिया। अगला है 86 नंबर, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। यह निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ है? देखिए विश्वास सबसे बड़ी चीज है, तो अंधेरी नगरी चौपट राजा तो होगा नहीं। आंख के अंधे गांठ के पूरे, ये तो होता है मूर्ख धन्यवान। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ये सही है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, इसका मतलब साफ साफ है विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर विश्वास करते हैं तो आप देवता है, नहीं विश्वास करते हैं तो पत्थर है। अगला है 87, धोखे भरे आधुनिक समाज की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रवंचन, प्रवंचन मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि प्रवंचन का मतलब होता है कि एक दूसरे को देख करके मतलब ज्वलन, मतलब ईर्ष्या करना। तो यहाँ प्रवंचन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 87 का आंसर भी सही है। 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची शब्द है? देखिए दोस्तों, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है आपका, संध्या तो होगा नहीं, निशाचर। निशाचर तो वो होता है जो रात में विचरण करता है। आसावरी भी नहीं होगा। आंसर होगा विभावरी। क्या होता है? विभावरी। तो विभावरी कहा जाता है। 88 का आंसर डी सही है, ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। 89, देशांतर शब्द में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, इसको आप दो तरीके से कहीं खोज लेंगे, अलग अलग दे रहा है। मैंने सर्च भी किया, कहीं कहीं मिला मुझे कि देशांतर जो है ना, ये कहीं कहीं तत्पुरुष समास के रूप में दिया जा रहा है, और कहीं कहीं बताया जा रहा है कि नहीं, ये इंडिकेट करता है, अलग अलग देशों को इंडिकेट करने का काम करता है, इसलिए बहुब्रीहि होगा। तो आप देखिए, आप ज़्यादातर इसे तत्पुरुष के रूप में ही याद रखिएगा, मतलब ज़्यादातर ध्यान रखिएगा तत्पुरुष के बारे में ही। तो आंसर यहाँ पे 89 का बी सही है, लेकिन रेयर केस में कहीं कहीं आपको मिलेगा बहुब्रीहि। तो डिपेंड करता है, अगर दोनों दिया हो तो तत्पुरुष ही लगाना है, तत्पुरुष नहीं दिया हो तभी बहुब्रीहि लगाएंगे आप। अगला है 90, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है? देखिए दोस्तों, रूढ़ शब्द उसको कहा जाता है जिसको तोड़ देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे आप दया सागर को तोड़ते हैं तो दया सागर से तो निकलेगा, सागर मतलब समुद्र का हिस्सा और दया मतलब दया। पंकज मतलब, पंख मतलब कीचड़ हो जाएगा, जल मतलब जलज हो जाएगा। जल को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ज मिलेगा और ल मिलेगा, तो कुछ अर्थ ही नहीं निकलेगा उसका। तो यहाँ रूढ़ शब्द हो जाएगा जल। विद्यालय को तोड़िएगा तो विद्या मिलेगा और आलय मिलेगा। आलय मतलब जगह होता है, निवास होता है। तो वही है 90 का सी सही है। 91, निम्न लोकोक्तिया का अर्थ बताइए। निम्न लोकोक्तियों में कह रहा है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब गए थे हरि भजन को और कपास निकालने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि आए थे कुछ और करने लगे कुछ और। तो यहाँ पर हो जाएगा कि हरि भजन के विमुख होना, कपास ओटने लगा, तुक्ष कार्य करना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और है तुक्ष कार्य करना। यहाँ पर तुक्ष कार्य आप कर रहे हैं, हरि भजन के सीधे उल्टा हो जाएगा कौन? कपास ओटना। तो आंसर हो जाएगा
91 का सी, 92 नंबर है। नहीं तो वास्तविक इसका अर्थ होता है जानते हैं क्या? आए थे कुछ और करने लगे कुछ और। अगला है 92, भैंस के आगे बीन बजाना भैंस रहे पगुराए। मतलब आप कितना भी गुण का बखान कर दे मूर्खों के सामने, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वहीं पूछ रहा है ये कि ये यहां पर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, मूर्ख के सामने गुणों का बखान करना। आंसर 92 का डी सही है। 93 नंबर है, 93, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? देखिए दोस्तों, अगर आपको कहीं मिलेगा संधि में कि संधि पहचानना है, तो देखिए अगर मान लो कि इस तरीके से आपको मिलता है, जैसे ये हो गया किसी मतलब कै पर ये मिल गया, ये इस तरीके से, या आप देखेंगे कि ये दो टाइप का मिल गया, तो ये होता है वृद्धि संधि। क्या होता है? वृद्धि संधि। और यहाँ पे पूछ रहे हैं दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में देखिए, दीर्घ संधि में जैसे इधर से इस टाइप से दिया गया हो या आपका ऐसे दिया गया है, ये दीर्घ ही माना जाता है। तो इस टाइप का जो वर्ड माना जाता है ना, वैसे में ज़्यादातर आप ऐसे ही पकड़ लेंगे, तो उसे बोला जाता है दीर्घ संधि। जैसे इसमें दिया गया है दत्यारी, क्या दिया गया है 93 में? दत्यारी। दत्यारी जो है दत्यारी, यह है आपका दीर्घ संधि। अगला है 94, 94 है निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है संधि। तो आंसर 94 का सी बिल्कुल सही है। 95, किसी के ज्ञान योग कुशलता आदि को परखना। किसी के ज्ञान योग और कुशलता को आप परख रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है परीक्षण। क्या कहा जाता है? परीक्षण। तो आंसर हो जाएगा 95 का बी, डी सी हो जाएगा परीक्षण। 96, संगीत में एक ही सुर के दोगुनी या चौगुनी सुर में दोहराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगीत में एक ही सुर के दोगुनी या चौगुनी सुर में दोहराने की क्रिया क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है आलाप। क्या कहा जाता है? आलाप। तो आंसर हो जाएगा 96 का सी, आलाप। 97 है कि विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द पूछ रहा है यहाँ पर कि भाग में आस्था रखने वाले को क्या कहते हैं? तो भाग में आस्था रखने वाले व्यक्ति लोग कर्म नहीं करते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इसका विलोम बताना है। तो जो भाग में आस्था रखता है उसका विलोम हो जाएगा निरास्था। क्या होता है? निरास्था। जो भाग में आस्था रखता ही नहीं है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 97 का सी। 98 है समानार्थी शब्द बताएं। मतलब कहने के समान अर्थ बताइए इसका। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? ज्येष्ठ। 98 का ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, तो अर्थ भी हो जाएगा इसका बड़ा, अग्रज। तो आंसर हो जाएगा 98 का सी, बड़ा हो जाएगा। 99, शारीरिक कष्ट का मतलब क्या है? शारीरिक कष्ट का मतलब पीड़ा, दुख। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा? पीड़ा हो जाएगा। आंसर 99 का डी सही है। 100 नंबर है पर्यायवाची शब्द बताएं। पर्यायवाची शब्द जो है ये है आपका खर। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए, खर का रावण नहीं होगा, कुंठित नहीं होगा, गधा होगा। क्या होगा? गधा होगा। तो गधा को खर भी कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 100 का सी। तो यहाँ तक था आपका 100 प्रश्न। अब मैं जल्दी जल्दी ही कराऊंगा और बाकी का जो मेन टॉपिक बचा हो उसको भी मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ तक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।